हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का फोर्थ चैप्टर दैट इज थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। सो ये वीडियो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सो थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को ज़रूर देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को साथ ही साथ इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। बट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को नहीं देखा है देन आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं। सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज आई सेड कि आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर द मैसेज ऑफ महावीरा। सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में आप लोग इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में एंड उनके इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी के बारे में पढ़ने वाले हो। सो ये जो थर्ड टॉपिक है, इस टॉपिक में आप लोग लॉर्ड महावीरा के बारे में पढ़ोगे, लॉर्ड महावीरा के द्वारा जो मैसेज दिया गया था उसके बारे में पढ़ोगे एंड उनके फिलॉसफी के बारे में पढ़ोगे, दैट इज द जैनिज्म रिलीजन और ट्रेडिशन। सो इस टॉपिक में आप लोग लॉर्ड महावीरा एंड जो जैनिज्म का रिलीजन है, जो ट्रेडिशन है, उसके बारे में पढ़ोगे। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही एक बात मैं बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर देती हूँ कि जिस तरीके से हम लोग गौतम बुद्ध को बुद्धिज्म रिलीजन के फाउंडर मानते हैं, सो सेम हम लोग लॉर्ड महावीरा को जैनिज्म रिलीजन के फाउंडर नहीं मानते हैं। लॉर्ड महावीरा ने जैनिज्म रिलीजन या फिर ट्रेडिशन को स्टार्ट नहीं किया था, वे जैनिज्म रिलीजन के फाउंडर नहीं है। सो ये बात क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि जब हम लोग जैनिज्म रिलीजन में लॉर्ड महावीरा के बारे में पढ़ रहे हैं तब उन्होंने ही शायद जैनिज्म रिलीजन को स्टार्ट किया था, बट ऐसा नहीं है। लॉर्ड महावीरा ने जैनिज्म रिलीजन को स्टार्ट नहीं किया था, वो जैनिज्म रिलीजन के फाउंडर नहीं थे। इनफैक्ट हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थन पार्ट है, सो नॉर्थन पार्ट में जैना का जो बेसिक फिलॉसफी था, जैनिज्म ट्रेडिशन का जो बेसिक आइडिया था, वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था बिफोर द बर्थ ऑफ बरधामना। सो बरधामना बेसिकली महावीरा को ही कहा गया है। सो पहले उनका नाम बरधामना था, बट 6th सेंचुरी बीसी के बाद से इन्हें लॉर्ड महावीरा कहा जाने लगा। सो वरधामना बेसिकली लॉर्ड महावीरा का ही पहले का नाम था। सो इनके बर्थ से पहले ही जैनिज्म का जो बेसिक फिलॉसफी था, जो बेसिक आइडिया था, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थन पार्ट में पहले से ही एग्जिस्ट करता था। सो जैनिज्म रिलीजन या फिर ट्रेडिशन को लॉर्ड महावीरा द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू द जैना ट्रेडिशन, जैना ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जितने भी जैनिज्म के टेक्स्ट वगैरह मिले हैं हिस्टोरियंस को, सो उन सारे ट्रेडिशन, उन सारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग महावीरा से पहले भी 23 अदर टीचर्स थे जो कि जैनिज्म रिलीजन को प्रमोट करते थे, उसको स्प्रेड करते थे, जिन सारे टीचर्स को तीर्थंकरास कहा जाता था। दैट मीन्स कि लॉर्ड महावीरा 24 तीर्थंकरा थे। सो लॉर्ड महावीरा भी एक टीचर थे जो कि जैनिज्म रिलीजन को स्प्रेड करते थे। बट हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि लॉर्ड महावीरा के टाइम पीरियड के दौरान ही, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड के दौरान ही जैनिज्म ट्रेडिशन या फिर रिलीजन बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है एंड इसमें लॉर्ड महावीरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इसीलिए जब भी हम लोग जैनिज्म रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग लॉर्ड महावीरा के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इस रिलीजन, इस ट्रेडिशन को स्प्रेड करने में। सो आखिर तीर्थंकरास का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सो तीर्थंकरास बेसिकली ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि मैन एंड वेमेन को गाइड करता है अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि अगर किसी भी मैन एंड वेमेन को मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, देन उसी चीज को पाने के लिए तीर्थंकरास मैन एंड वेमेन को गाइड करते हैं। सो द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब आप लोग इस दुनिया को समझ लीजिए। सो ये जो वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, सो इस वर्ल्ड में काफ़ी सारे दुख तकलीफ है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। सो अगर किसी भी व्यक्ति को इस रिवर को क्रॉस करना है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है, इस वर्ल्ड में जो भी दुख तकलीफ है उससे बाहर निकलना है, उससे मुक्ति चाहिए, तो उसी चीज़ को पाने के लिए तीर्थंकरास मैन एंड वेमेन को गाइड किया करते थे कि आप अगर इस पाथ को फॉलो करोगे देन आपको मुक्ति मिलेगा। सो ये तीर्थंकरास या फिर टीचर्स का काम होता था। सो लॉर्ड महावीरा 24 तीर्थंकरा थे एंड उन्होंने जैनिज्म रिलीजन की शुरुआत नहीं की थी। सो इन दोनों पॉइंट को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। नेक्स्ट हमें जैनिज्म रिलीजन के फिलॉसफी के बारे में बता रखा है, यानी कि जैनिज्म रिलीजन के आइडियाज़ के बारे में बता रखा है।
सो जैनिज्म रिलीजन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया है वो ये है कि हमारा जो एंटायर वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है, यानी कि वो अलाइव है। दैट मीन्स कि हमारे वर्ल्ड में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, तो हर एक चीज़ में जान होती है, हर एक चीज़ अलाइव होता है। इनफैक्ट हमारे वर्ल्ड में जितने भी स्टोन्स है, जो रॉक्स है या फिर जो वाटर है, उनमें भी लाइफ होता है, उनमें भी जान होता है। सो ये जैनिज्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडिया है। ना अगर हम लोग दूसरे फिलॉसफी की बात करें, सो दूसरा फिलॉसफी है नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, यानी कि जैनिज्म रिलीजन में ये सिखाया जाता है कि हमें किसी भी लिविंग बींग्स को हार्म नहीं पहुंचाना है, इंजर्ड नहीं करना है। स्पेशली जितने भी ह्यूमन्स है, जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स या फिर जितने भी इंसेक्ट है हमारे वर्ल्ड में, सो इन सारे लिविंग क्रिएचर को हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाना है। सो ये जैना फिलॉसफी का एक सेंट्रल आइडिया है। नाउ अगर हम लोग थर्ड फिलॉसफी की बात करें, सो अहिंसा का जो प्रिंसिपल है, नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल है, जिसको इनफैक्ट महात्मा गांधी भी बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते थे, सो अहिंसा के प्रिंसिपल को भी जैनिज्म में एम्फसाइज किया जाता है, यानी कि इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नाउ अगर हम लोग फोर्थ फिलॉसफी की बात करें, सो जैना टीचिंग्स के अकॉर्डिंग ये जो बर्थ एंड रीबर्थ का साइकिल होता है, यानी कि सबसे पहले आप लोग इस वर्ल्ड में जन्म लेते हो, जन्म लेने के बाद अपने जीवन को बिताते हो, फिर एट द एंड आपका डेथ होगा, डेथ होने के बाद अगेन इसी वर्ल्ड में आपका रीबर्थ होगा, पुनर्जन्म होगा। सो ये जो बर्थ एंड रीबर्थ का साइकिल होता है, सो ये किसी भी व्यक्ति के कर्मा के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, यानी कि इस वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति का जो कर्म होता है, जो अच्छा या फिर जो बुरा कर्म होता है, सो वही उसके बर्थ एंड रीबर्थ के साइकिल को डिसाइड करता है। सो ये जैनिज्म का फोर्थ फिलॉसफी है। ना अगर हम लोग फिफ्थ फिलॉसफी की बात करें, सो अगर किसी भी व्यक्ति को इस कर्मा के साइकिल से फ्री होना है, यानी कि इस बर्थ एंड रीबर्थ के साइकिल से फ्री होना है, अगर किसी भी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, देन उसके लिए जैनिज्म रिलीजन में दो मार्ग बताया गया है। सो पहला है एसिटिसिज्म एंड दूसरा है पेनेंस। सो एसिटिसिज्म का मतलब होता है संन्यास लेना। जब आप अपने लाइफ को बहुत ही सिंपल वे में जीते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उसी को एसिटिसिज्म कहा जाता है। एंड पेनेंस का मतलब होता है तपस्या करना। सो अगर कोई भी व्यक्ति इन दोनों रास्तों को फॉलो करेगा, इन दोनों मार्ग को फॉलो करेगा, अगर वो संन्यास ले लेगा एंड बहुत ज़्यादा तपस्या करेगा, देन किसी भी व्यक्ति को सैल्वेशन मिल सकता है, किसी भी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकता है। ये जो कर्मा का साइकिल है, ये जो बर्थ एंड रीबर्थ का साइकिल है, इस साइकिल से वो फ्री हो सकता है। ना अगर हम लोग नेक्स्ट फिलॉसफी की बात करें, सो नेक्स्ट फिलॉसफी ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को एसिटिसिज्म एंड पेनेंस को फॉलो करना है, ये जो रास्ता है, जिस रास्ते के द्वारा आप इस साइकिल से फ्री हो सकते हो, सो अगर किसी भी व्यक्ति को इस रास्ते को चूज करना है, देन उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस वर्ल्ड को रिनाउंस कर दे, यानी कि इस वर्ल्ड का त्याग कर दे, इस वर्ल्ड को छोड़ दे। दैट मीन्स कि वो एक संन्यास का जीवन ले ले, अपना जो भी फैमिली मेम्बर्स है, जो भी उनके मन में मोह माया है, सो हर एक चीज़ का वो त्याग कर दे। सो अगर किसी भी व्यक्ति को कर्मा के साइकिल से फ्री होना है, देन उसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले वो इस वर्ल्ड का त्याग कर दे, इस वर्ल्ड को छोड़ दे। सो देयरफॉर मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सल्वेशन। सो जैनिज्म के फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस है, यानी कि आप एक मॉन्क के रूप में अपने जीवन को बिताते हो, आश्रम या फिर मठ में एक भिक्षुक के रूप में अपने जीवन को बिताते हो, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है अगर किसी भी व्यक्ति को सल्वेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए। सो अगर कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ को बहुत ही लग्जरी वे से बिताता है, देन उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगा, वो कभी भी इस कर्म के साइकिल से, इस बर्थ एंड रीबर्थ के साइकिल से फ्री नहीं हो सकता है। बट अगर कोई भी व्यक्ति इस वर्ल्ड को छोड़ देता है और मॉन्क के रूप में रहता है, बहुत ज़्यादा तपस्या करता है, संन्यास ले लेता है, देन वही व्यक्ति सल्वेशन को अटेन कर सकता है अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जितने भी जैना मॉन्क्स एंड नन्स होते हैं, सो मॉन्क्स का मतलब होता है वे सारे मैन, वे सारे पुरुष जो कि संन्यास लेते हैं, एंड नन का मतलब होता है वे सारी फीमेल, वे सारी वेमेन जो कि संन्यास लेते हैं। सो जितने भी जैना मॉन्क्स एंड नन्स थे, यानी कि ऐसे मॉन्क्स एंड नन जिन्होंने जैनिज्म रिलीजन को अडॉप्ट किया है, सो वे सारे जितने भी जैना मॉन्क्स एंड नन्स थे, सो वे लोग 5 वाउस को लेते थे, यानी कि 5 शपथ लेते थे, 5 प्रॉमिस करते थे। सो पहला है टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग एंड लाइंग, यानी कि कोई भी जो मॉन्क या फिर जो नन है, वे लोग कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं मारेंगे या फिर किसी भी जो लिविंग क्रिएचर है उसको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उसको इंजर्ड नहीं करेंगे। इसके अलावा वो कभी भी चोरी नहीं करेंगे एंड कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। सो सेलिबेसी का मतलब होता है हमेशा अनमैरिड रहना।
सो अगर कोई भी जो मैन या फिर जो वेमेन है, अगर वो मॉन्क या फिर नन बनता है, देन उसे सेलिबेसी को परफॉर्म करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यानी कि उसे कभी भी शादी नहीं करना है। एंड नेक्स्ट हमें बता रखा है टू एब्स्टेट फ्रॉम पोजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी जो मॉन्क या फिर जो नन होगा वो कभी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करके नहीं रखेगा, कभी भी रिसोर्सेज को एक्वायर करके नहीं रखेगा। सो ये 5 प्रोमिसेस थे जो कि हर एक नन एंड मॉन्क लिया करते थे जब भी वो जैनिज्म रिलीजन को अडॉप्ट करते थे, या फिर जब भी वो मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस में जाते थे, मॉन्क वगैरह बनते थे एंड आश्रम या फिर मठ में रहते थे। सो ये 5 प्रोमिसेस भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज के इस वीडियो में हम जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, चाहे हम 3rd टॉपिक की बात करें या फिर 4th टॉपिक की बात करें, सो सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ आज के इस वीडियो में जो कुछ भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग सुनिएगा। सो विद दिस ये टॉपिक कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3.1, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। सो इस टॉपिक में हम लोग जैनिज्म रिलीजन के स्प्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से जैनिज्म रिलीजन बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। सो ग्रेजुअली जैनिज्म रिलीजन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी सारे पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है, काफ़ी सारे पार्ट्स में फैल जाता है। सो बुद्धिस्ट की तरह ही जितने भी जैना स्कॉलर्स थे, सो वे लोग भी काफ़ी सारे लिटरेचर्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि जैनिज्म रिलीजन से रिलेटेड था, इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कि प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। सो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे, सो वे लोग बुद्धा के टीचिंग्स को टेक्स्ट के फॉर्म में कंपोज कर रहे थे। सो सिमिलरली जितने भी जैना स्कॉलर्स थे, सो वे लोग भी जैनिज्म रिलीजन का जो भी फिलॉसफी है, जो भी आइडियाज़ है, सो उनको लिटरेचर्स के रूप में, टेक्स्ट के रूप में प्रोड्यूस कर रहे थे अलग अलग लैंग्वेजेस में। सो इन सारे लिटरेचर्स एंड टेक्स्ट के अलावा जितने भी जैना तीर्थंकराज थे, यानी कि जितने भी जैनिज्म के टीचर्स थे एंड उनके जितने भी डिवोटीज थे, यानी कि उनके जितने भी डिसाइपल थे, जितने भी शिष्य थे, सो उनके द्वारा इवन कुछ अर्लिएस्ट स्टोन स्कल्पचर्स को भी प्रोड्यूस किया गया था जो कि जैनिज्म रिलीजन या फिर जैनिज्म ट्रेडिशन से ही एसोसिएटेड है। यानी कि इन सारे डिवोटीज ने कुछ स्टोन के स्कल्पचर्स यानी कि स्टोन की मूर्तियों को भी प्रोड्यूस किया था, जिसके थ्रू हमें जैनिज्म रिलीजन के बारे में पता चलता है। सो जैनिज्म रिलीजन से ही रिलेटेड उन्होंने कुछ स्कल्पचर्स को, कुछ मूर्तियों को भी प्रोड्यूस किया था। एंड इवन हिस्टोरियंस को हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी सारे साइट में ये सारे स्टोन के स्कल्पचर्स मिले हैं। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 3.1 भी कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने जैनिज्म के स्प्रेड के बारे में पढ़ा। सो जैनिज्म रिलीजन बेसिकली इन सारे लिटरेचर्स के द्वारा भी स्प्रेड हो रहा था, साथ ही साथ ये सारे जो स्टोन के स्कल्पचर्स थे, सो इसके द्वारा भी जैनिज्म का जो रिलीजन था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। एंड इसमें कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है लॉर्ड महावीरा। सो लॉर्ड महावीरा के टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि 6th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान जैनिज्म रिलीजन बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है। सो विद दिस पूरा ही जो टॉपिक 3rd है वो कंप्लीट होता है। नाउ हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 4, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। सो एनलाइटमेंट का मतलब ही नॉलेज होता है। सो इस टॉपिक में हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड उनका जो जर्नी था टू अटेन एनलाइटमेंट, सो उस जर्नी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो गौतम बुद्ध का जो क्वेस्ट था, यानी कि उनका जो खोज था एनलाइटमेंट के लिए, सो एनलाइटमेंट का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज, जो कंप्लीट ज्ञान होता है उसी को एनलाइटमेंट कहा जाता है। एंड बुद्धिज्म में इसको निर्वाणा कहा जाता है। सो गौतम बुद्ध का जो खोज था एनलाइटमेंट के लिए, निर्वाणा के लिए, सो उस जर्नी के बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गौतम बुद्ध एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल टीचर थे। सो जिस तरीके से लॉर्ड महावीरा जैनिज्म रिलीजन के एक इम्पॉर्टेंट टीचर थे, सिमिलरली उसी तरीके से गौतम बुद्ध भी बुद्धिज्म रिलीजन के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल टीचर थे एंड उनके द्वारा ही बुद्धिज्म ये जो ट्रेडिशन था इसको स्टार्ट किया गया था। सो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जिस टाइम पीरियड में बुद्धा एग्जिस्ट करते थे, जिस टाइम पीरियड में बुद्धा ने अपने नॉलेज को शेयर किया था, सो उस टाइम पीरियड में बुद्धिज्म एक रिलीजन नहीं था, बल्कि वो एक वे ऑफ बिलीफ था, एक ट्रेडिशन था, ये आप कह सकते हो। बट फिर बाद में धीरे धीरे इन्हीं के डिसाइपल ने बुद्धिज्म ये जो ट्रेडिशन था इसको एक रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। सो ओवर द सेंचुरीज, यानी कि कई सालों तक बुद्धा का जो मैसेज था या फिर बुद्धिज्म का जो फिलॉसफी था, जो भी आइडियाज़ था, सो वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड होता है
और ना सिर्फ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड होता है बल्कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी दूसरे देशों में भी बुद्धा का जो आइडिया था, जो मैसेज था, वो स्प्रेड होता है। सो सेंट्रल एशिया से होते हुए चाइना, कोरिया एंड जापान तक बुद्धा के मैसेज को स्प्रेड किया जाता है। साथ ही साथ श्रीलंका से होते हुए म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, सो इन सारे देशों में बुद्धा का जो मैसेज था उसको स्प्रेड किया जाता है। बुद्धिज्म का जो फिलॉसफी था, जो आइडिया था, उसको स्प्रेड किया जाता है। ना नेक्स्ट हमें इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में बता रखा है, यानी कि हमें बुद्धिज्म ट्रेडिशन के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है, हमें गौतम बुद्ध के बारे में, उनके अर्ली लाइफ के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है, सो आखिर उनका इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है। सो बेसिकली हिस्टोरियंस बुद्धिस्ट टेक्स्ट के द्वारा ही जितना भी बुद्धा के टीचिंग्स वगैरह है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो हिस्टोरियंस बुद्धिस्ट टेक्स्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं एंड एनालाइज करते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के टीचिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि दोबारा से जानने के लिए, वो बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, जो कि उनके डिसाइपल्स द्वारा, यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो जो पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिसके द्वारा हिस्टोरियंस बुद्धा के टीचिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ना जो सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है हैगियोग्राफीज। सो हैगियोग्राफीज का मतलब क्या होता है? सो जब भी किसी भी सेंट, यानी कि किसी भी साधु संत या फिर कोई भी जो रिलीजियस लीडर होता है, जो टीचर होता है, उसके बायोग्राफी को लिखा जाता है, देन उसी की जीवनी को, उसी के बायोग्राफी को हैगियोग्राफीज कहा जाता है। सो हिस्टोरियंस बेसिकली गौतम बुद्ध के हैगियोग्राफी के द्वारा भी उनके लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। सो जितने भी हिस्टोरियंस है वे लोग गौतम बुद्ध के लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि दोबारा से जानने की कोशिश करते हैं थ्रू द हैगियोग्राफीज। हैगियोग्राफीज को पढ़ के, उनकी बायोग्राफी को पढ़ के। सो गौतम बुद्ध के ऊपर जितने भी हैगियोग्राफीज को लिखा गया था, जितने भी बायोग्राफीज को लिखा गया था, सो वो उस टाइम पीरियड में नहीं लिखा गया था जिस टाइम पीरियड में गौतम बुद्ध खुद हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे, यानी कि जिस टाइम पीरियड में गौतम बुद्ध जीवित थे, सो उस टाइम पीरियड में उनके बायोग्राफीज या फिर उनके हैगियोग्राफीज को नहीं लिखा गया था, बल्कि उनके डेथ होने के कई सालों बाद उनके हैगियोग्राफीज को, उनकी बायोग्राफीज को लिखा गया था बाय हिज डिसाइपल। एंड ये इसीलिए लिखा गया था ताकि गौतम बुद्ध, जो कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल टीचर थे, एक बहुत ही ग्रेट टीचर थे, सो उनके जितने भी मेमोरीज है उसको प्रिजर्व किया जा सके। सो इसीलिए उनके बायोग्राफीज या फिर उनके हैगियोग्राफीज को लिखा गया था बाय हिज डिसाइपल। सो इन सारे बायोग्राफी या फिर हैगियोग्राफीज को पढ़ के भी हिस्टोरियंस को बुद्धा के लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो जो दो इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके द्वारा हमें बुद्धा के बारे में एंड बुद्धिज्म के टीचिंग्स के बारे में पता लगता है, सो वो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड बुद्धा का हैगियोग्राफी। सो विद दिस हमने इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में जान लिया। ना नेक्स्ट हमें गौतम बुद्ध के बारे में बता रखा है। सो गौतम बुद्ध का जो अर्ली लाइफ था एंड गौतम बुद्ध का जो क्वेस्ट था, यानी कि जो खोज था एनलाइटमेंट के लिए, उनका जो जर्नी था, सो उसके बारे में बता रखा है कि आखिर किस तरीके से गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिलता है, गौतम बुद्ध को निर्वाणा की प्राप्ति होती है। सो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस ट्रेडिशन, यानी कि इन सारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, गौतम बुद्ध के हैगियोग्राफीज के अकॉर्डिंग, गौतम बुद्ध का जो शुरुआत का नाम था वो था सिद्धार्था। सो गौतम बुद्ध का जो ओरिजिनल नाम था, जो कि उन्हें अपने बर्थ के टाइम में मिला था, सो वो था सिद्धार्था। एंड गौतम बुद्ध शाक्य क्लैन के एक चीफ के बेटे थे, यानी कि एक रूलर के बेटे थे। सो इन्हीं सारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, इन्हीं सारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग गौतम बुद्ध का जो अपब्रिंगिंग हुआ था, यानी कि उनका जो पालन पोषण हुआ था, वो एक बहुत ही प्रोटेक्टेड तरीके से हुआ था विद इन द पैलेस। यानी कि गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण हुआ था वो उनके पैलेस में ही हुआ था। उन्हें कभी भी पैलेस से बाहर जाने का परमिशन नहीं था, वो कभी भी अपने पैलेस से बाहर नहीं गए थे, बल्कि उनका जितना भी पालन पोषण हुआ था, जितना भी शिक्षा वगैरह हुआ था, सो हर एक चीज़ उनके पैलेस में ही हुआ था। बट इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। सो हर एक चीज़ पैलेस में होने की वजह से हमारे वर्ल्ड का, हमारे लाइफ का जो हार्श रियलिटीज़ है, हमारी लाइफ का जो दुख तकलीफ है, सो इन सारी चीज़ों के बारे में उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सो एक दिन गौतम बुद्ध अपने चैरियोटर को, सो चैरियोटर का मतलब होता है सारथी, यानी कि वो व्यक्ति जो कि रथ को चलाता है। सो एक दिन गौतम बुद्ध अपने चैरियोटर को परस्यूट करता है, यानी कि मनाता है टू टेक हिम इनटू द सिटी। यानी कि एक दिन गौतम बुद्ध अपने चैरियोटर को ये कहता है कि मुझे अपने पैलेस से बाहर लेके चलो, मुझे सिटी में लेके चलो, मुझे शहर में लेके चलो।
सो ये उनका जो पहला जर्नी था इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सो गौतम बुद्ध का जो पहला जर्नी था सो वो उनके लिए एक बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस वाला जर्नी होता है, क्योंकि वो पहली बार अपने पैलेस से बाहर निकलते हैं। ये उनका पहला जर्नी था इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी कि बाहर की दुनिया में ये उनका पहला जर्नी था, ये उनका पहला यात्रा था। सो बाहर की दुनिया में जब उन्हें लाइफ के हार्श रियलिटीज़ के बारे में पता चलता है, जब उन्हें ये पता चलता है कि एक इंसान की लाइफ में कितने सारे दुख तकलीफ होते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सो इन सारे हार्श रियलिटीज़ को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं एंड ये उनके लिए एक बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस वाला जर्नी था। सो जब वो सिटी में एक्सप्लोर करते हैं, जब वो सिटी का जर्नी करते हैं, देन उस दौरान उनके सामने 4 दृश्य आता है। सो 4 में से जो पहला 3 दृश्य था सो उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा एंग्यूस्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं एंड कहीं ना कहीं उन तीनों दृश्य को देखने के बाद उनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। बट फिर जब वो चौथे दृश्य को देखते हैं सो चौथे दृश्य को देखने के बाद उन्हें अपने सारे ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है एंड चौथे दृश्य को देखने के बाद ही गौतम बुद्ध भी एक सन्यासी बन जाते हैं, एक मॉन्क बन जाते हैं। सो आखिर गौतम बुद्ध ने किन किन दृश्य को देखा था? सो पहला है एन ओल्ड मैन। सो सिटी में एक्सप्लोर करने के दौरान गौतम बुद्ध ने एक ओल्ड मैन को देखा था, यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। सो बूढ़े व्यक्ति को देखने के बाद उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि अगर ये जो व्यक्ति है ये बूढ़ा हो सकता है, देन एक दिन मैं भी बूढ़ा हो सकता हूँ और एक दिन हर एक व्यक्ति बूढ़ा हो सकता है ना। जो दूसरा दृश्य जो कि वो देखते हैं वो है एक सिक मैन, यानी कि एक बीमार व्यक्ति। सो बीमार व्यक्ति को देखने के बाद अगेन उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर इंसान होकर ये बीमार पड़ सकता है, देन एक दिन मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ, एक दिन हर एक व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। एंड जो तीसरा दृश्य जो कि वो देखते हैं वो है अ कॉर्प्स, यानी कि एक डेड बॉडी। सो डेड बॉडी को देखने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, साथ ही साथ उनके माइंड में ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये व्यक्ति इंसान होकर मर सकता है, देन इसका मतलब ये है कि एक दिन मैं भी मरूंगा एंड एक दिन हर एक व्यक्ति मरेगा। सो इन तीनों ही दृश्यों को देखने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा पेन भी महसूस होता है और साथ ही साथ उनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी अराइज होते हैं। सो इन तीनों ही दृश्य को देखने के बाद गौतम बुद्ध उसी मोमेंट में ये रियलाइज करते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो डिके एंड डिस्ट्रक्शन है वो इनएविटेबल है, यानी कि वो निश्चित है, इसको आप रोक नहीं सकते हो। सो किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है वो एक ना एक दिन ज़रूर डिके होगा, उसका एक ना एक दिन ज़रूर डिस्ट्रक्शन होगा, यानी कि हर एक व्यक्ति का एक ना एक दिन ज़रूर मृत्यु होगा एंड इसको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है, ये निश्चित है। सो इस बात का रियलाइजेशन होता है गौतम बुद्ध को। सो इन तीनों ही दृश्य को देखने के बाद चौथा दृश्य जो कि वो देखते हैं वो है अ होमलेस मेंडिकेंट, यानी कि वो एक होमलेस सन्यासी को देखते हैं, एक भिक्षुक को देखते हैं जिसके पास घर नहीं है। सो उसको देखने के बाद अगेन गौतम बुद्ध ये रियलाइज करते हैं कि ये जो भिक्षुक है, ये जो सन्यासी है, इन्होंने अपने ओल्ड एज को, अपने डिजीज को और अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है एंड नाउ अब इसे पीस मिल गया है, इसको शांति मिल गया है। सो गौतम बुद्ध ये रियलाइज करते हैं कि मैं हमेशा से पैलेस में रहा हूँ, इसीलिए मुझे ओल्ड एज के बारे में, डिजीज के बारे में एंड डेथ के बारे में नहीं पता है। बट ये जो मेंडिकेंट है, ये जो भिक्षुक है, ये तो हमेशा से बाहर की दुनिया में ही रहा है। सो इसको ओल्ड एज के बारे में भी पता है, यानी कि इसको पता है कि इंसान एक ना एक दिन ज़रूर बूढ़ा होगा। साथ ही साथ इसको डिजीज़ के बारे में भी पता है कि इंसान का एक ना एक दिन डिजीज़ भी ज़रूर होता है। साथ ही साथ इसको ये भी पता है कि हर एक इंसान एक ना एक दिन ज़रूर मरेगा, हर एक इंसान का एक ना एक दिन ज़रूर डेथ होगा। सो इन सारे हार्श रियलिटीज़ को जानने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा खुश है, इसको पीस मिल गया है, इसको शांति मिल गया है। सो इसको देखने के बाद ही गौतम बुद्ध इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि जो भी व्यक्ति सन्यासी बनता है सो उसे ही पीस मिलता है, उसे ही शांति मिलता है। सो उसके बाद गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्था ये डिसाइड करते हैं। सो गौतम बुद्ध को एज आई सेड कि पहले सिद्धार्था कहा जाता था एंड गौतम बुद्ध को जब इनलाइटमेंट मिला, जब कंप्लीट नॉलेज मिला, जब सुप्रीम नॉलेज मिला, सो उसके बाद से ही सिद्धार्था को गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। सो उसके बाद सिद्धार्था ये डिसाइड करते हैं कि मैं भी इसी पाथ को फॉलो करूंगा, मैं भी इसी पाथ को अडॉप्ट करूंगा, यानी कि मैं भी एक सन्यासी बन जाऊंगा एंड इसके द्वारा ही मुझे पीस मिल सकता है, मुझे शांति मिल सकता है, मुझे मुक्ति मिल सकता है। सो इसके बाद सिद्धार्था अपने पैलेस को छोड़ देते हैं और वो अपने ट्रुथ के खोज में निकल पड़ते हैं, यानी कि अपने ज्ञान, अपनी सच्चाई की खोज में निकल पड़ते हैं।
सो सिद्धार्था ने काफ़ी सारे पाथ को एक्सप्लोर किया, यानी कि काफ़ी सारे पाथ, काफ़ी सारे मेथड को फॉलो किया, ताकि जिसके द्वारा उन्हें पीस मिल सके, उन्हें शांति मिल सके, उन्हें मोक्ष या फिर उन्हें मुक्ति मिल सके। जैसे कि वो बॉडीली मॉर्टिफिकेशन करते थे, यानी कि वो अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा पेन देते थे, वो बहुत ज़्यादा कड़ी तपस्या करते थे, तप करते थे, एंड इसकी वजह से उनका एक बार नियर डेथ यानी कि डेथ वाला सिचुएशन भी अराइज हो गया था, वो मरते मरते बचे थे। एंड उसके बाद सिद्धार्था ने इन सारे एक्सट्रीम मेथड को छोड़ दिया, एंड इन सारे एक्सट्रीम मेथड को छोड़ के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेडिटेट किया। सो उन्होंने कुछ दिनों तक मेडिटेट किया, एंड मेडिटेट करने के बाद ही उन्हें एनलाइटमेंट मिल गया, उन्होंने एनलाइटमेंट को अटेन कर लिया, यानी कि उन्हें सुप्रीम नॉलेज मिल गया, उन्हें निर्वाणा मिल गया। सो एनलाइटमेंट को अटेन करने के बाद ही, कंप्लीट नॉलेज या फिर निर्वाणा को अटेन करने के बाद ही सिद्धार्था को बुद्धा नाम दिया गया। सिद्धार्था को उसके बाद से बुद्धा नाम से पुकारा जाने लगा, जिसका मतलब होता है द एनलाइटेंड वन, यानी कि वो व्यक्ति जिसको एनलाइटमेंट मिल गया है, जिसको निर्वाणा मिल गया है। सो एनलाइटमेंट मिलने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना जो रेस्ट ऑफ द लाइफ था, यानी कि बाकी का जो जीवन था, सो बाकी के जीवन में उन्होंने धम्मा के प्रिंसिपल को ही लोगों को टॉट किया, यानी कि उन्होंने लोगों को धम्मा के प्रिंसिपल को बताया। उन्हें जो कंप्लीट नॉलेज मिला था, उन्हें जो कंप्लीट ज्ञान मिला था, सो उस ज्ञान को ही उन्होंने रेस्ट ऑफ द लाइफ लोगों को टीच किया। साथ ही साथ गौतम बुद्ध ने लोगों को एक राइट तरीके से जीवन को जीने का पाथ भी बताया कि एक व्यक्ति किस तरीके से राइट वे में अपने लाइफ को जी सकता है। साथ ही साथ गौतम बुद्ध ने अपने सभी ही डिसाइपल को वो रास्ता भी बताया जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मोक्ष को अटेन कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को लिबरेशन मिल सकता है, शांति मिल सकता है, या फिर कंप्लीट नॉलेज मिल सकता है। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में जाना, गौतम बुद्ध के शुरुआत के लाइफ के बारे में जाना, साथ ही साथ उनके जर्नी के बारे में जाना कि आखिर किस तरीके से उन्हें एनलाइटमेंट मिला। सो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 5th टॉपिक है। सो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन, एंड आई होप कि आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपको ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड प्लीज़ कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो नाउ सी ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।